क्या 15 साल में करोड़पति बनना मुमकिन है? सुनने में ये सवाल किसी सपने जैसा लगता है ना, खासकर एक आम सैलरीड इंसान के लिए। लेकिन क्या ये वाकई बस एक सपना ही है? शायद मन में भी यही आ रहा होगा, भाई ये कैसे मुमकिन है? और ये शक करना बिल्कुल जायज़ है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एकदम सिंपल भाषा में। इसको ना एक कहानी से समझते हैं। ये है रोहित और अजय। एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सैलरी भी लगभग बराबर। लेकिन रोहित जहां महीने के आखिर में मुश्किल से बचत कर पाता है, वहीं अजय घूमता भी है और उसने हाल ही में एक कार भी खरीद ली है। अब इसका राज क्या है? कोई लॉटरी नहीं लगी है। अजय ने बस एक काम किया, पिछले 10 साल से हर महीने 10,000 रुपए एक SIP में निवेश किए हैं। तो फर्क सैलरी का नहीं, आदत का है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं। करोड़पति बनना सपना है या हकीकत? देखिए, इसका जवाब किसी के वेतन से ज्यादा ना उसकी सोच पर, उसके माइंडसेट पर निर्भर करता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसों को लेकर एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ये है कि पहले सारे खर्चे करते हैं और फिर जो बच गया उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर बनने का नियम ठीक इसका उल्टा है। आपको बचत और निवेश को एक जरूरी खर्च मानना होगा। जैसे घर का किराया या EMI देते हैं ना, वैसे ही पैसे को काम पर लगाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस 3 सरल और शक्तिशाली चीजों का एक फॉर्मूला है जो वेल्थ बनाने की प्रक्रिया को एकदम आसान बना देता है। और वो 3 जादुई चीजें हैं। पहला, सही टूल जो है म्यूचुअल फंड्स। दूसरा, सही तरीका यानी SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और तीसरा, वो असली सीक्रेट पावर जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देती है, कंपाउंडिंग। अब म्यूचुअल फंड का नाम सुनकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बस एक टोकरी की तरह समझिए। इस टोकरी में बहुत सारे लोग मिलकर पैसे डालते हैं और फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो उन सारे पैसों को अलग अलग अच्छी कंपनियों में निवेश करता है। बस इतना सिंपल है। अब निवेश करने के 2 तरीके हैं। एक है SIP और दूसरा है एक मुश्त, मतलब लमसम। एक मुश्त में ना बाजार का सही समय पता होना चाहिए, जो लगभग नामुमकिन काम है। वहीं SIP में क्या होता है, आप हर महीने एक छोटी रकम लगाते जाते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इससे एक अनुशासन बनता है और इसीलिए नौकरी करने वालों के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब उस असली जादू के बारे में बात करते हैं जो समय के साथ होता है। ये है कंपाउंडिंग की शक्ति। यही वो चीज है जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा देती है। कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब है ब्याज पर भी ब्याज मिलना। ये बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह है जो एक पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है। शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है, वो अपने आप ही बड़ा और विशाल होता जाता है। आपका पैसा भी ठीक इसी तरह बढ़ता है। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर कोई सिर्फ 5,000 रुपये महीने की SIP करता है तो 15 साल में वो 25 लाख बन जाते हैं। लेकिन अब देखिए समय का जादू। अगले 10 सालों में यानी 25 साल में ये रकम 3 गुना होकर 75 लाख हो जाती है और 30 साल में ये 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। देखा आपने, बाद के सालों में ग्रोथ कितनी तेजी से होती है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है, जैसे कि लोन पर ब्याज देकर। निवेश में देरी करने की कीमत क्या होती है वो इस स्लाइड में साफ दिख रहा है। रमेश 25 की उम्र में निवेश शुरू करता है और सुरेश 10 साल बाद 35 की उम्र में। मजे की बात यह है कि सुरेश ज्यादा समय और ज्यादा पैसा लगाता है, लेकिन रमेश, क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की, आखिर में कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति बनाता है। कंपाउंडिंग में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, समय है। सिर्फ 5 साल, जी हाँ, सिर्फ 5 साल की देरी आपकी फाइनल वेल्थ को लगभग आधा कर सकती है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि कब शुरू किया जाए, ये कितना निवेश किया जाए, इससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो अब जब क्यों और कैसे ये दोनों बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखते हैं। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम कैसे उठाने हैं। ये टेबल बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती है। अगर लक्ष्य 1 करोड़ का है और आपके पास 25 साल हैं, तो करीब 5,000 की मासिक SIP लगेगी।
अगर 20 साल में ये लक्ष्य पाना है तो 10,000 की, और अगर 15 साल में ही इसे हासिल करना है तो लगभग 20,000 की मासिक एसआईपी करनी होगी। और हाँ, इस यात्रा को और तेज करने का एक शानदार तरीका है स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब है कि हर साल जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, आप अपनी एसआईपी की रकम को भी थोड़ा सा, मान लीजिए 10% बढ़ा दें। इससे आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, निवेश का खेल सिर्फ गणित का नहीं है, ये मनोविज्ञान का भी है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर निवेशक को करना पड़ता है। जब बाजार गिरता है और पोर्टफोलियो लाल दिखने लगता है तो डर लगना बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका जवाब आपकी पूरी सोच बदल सकता है। गिरता हुआ बाजार कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो एक डिस्काउंट सेल की तरह है। अच्छी कंपनियों के शेयर आपको सस्ते में मिल रहे होते हैं। एक समझदार निवेशक के लिए यही तो असली मौका होता है। और यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं और अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। बाजार गिरने पर डर कर एसआईपी रोक देना सबसे बड़ी गलती है। कुछ लोग पिछले साल के बेस्ट फंड के पीछे भागते हैं या बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं। याद रखें, निवेश दशकों का खेल है, महीनों का नहीं। ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। निवेश एक पेड़ लगाने जैसा है। आप उसे लगाकर बस पानी और समय देते हैं। कोई हर रोज उसे उखाड़कर ये तो नहीं देखता कि जड़ें बढ़ी या नहीं। बस धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। तो अंत में बस एक सवाल, आने वाले 15 साल तो गुजर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 15 साल बाद किसी के पास 1 करोड़ रुपए होंगे, या सिर्फ ये कहने के लिए पछतावा कि काश मैंने भी शुरू कर दिया होता। फैसला आज करना है। नमस्ते दोस्तों, पैसा मशीन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पैसा मशीन, आपके पैसा बनाने के सफर में आपकी साथी, और आप सुन रहे हैं आजकल की न्यूज़ जो चर्चा में है। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। हाँ, कौन सा सवाल? यही कि क्या कोई आम इंसान, मतलब जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा ना हो, वो भी 15 साल में म्यूचुअल फंड से करोड़पति बन सकता है? ये तो बड़ा सवाल है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास ना एक लेख है जो इसी बारे में बात करता है, म्यूचुअल फंड्स 15 साल में करोड़पति कैसे बने टाइप का। अच्छा, तो आज हम उसी को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कि क्या ये सच में मुमकिन है, मतलब गणित क्या कहता है, और अगर हाँ तो फिर कैसी सोच चाहिए, कैसा अनुशासन। बिल्कुल बिल्कुल, देखना चाहिए। चलिए उस कहानी से शुरू करते हैं जो लेख में दी है। एक है रोहित। हाँ, महीने का कमाता है समझ लीजिए 35,000 रुपए। ठीक है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त है अजय, उसकी सैलरी भी लगभग उतनी ही है। हाँ। पर अजय की लाइफस्टाइल एकदम मस्त है, घूमने जा रहे हैं, नई गाड़ी ले ली। तो रोहित बेचारा सोच में पड़ गया कि भाई ये चक्कर क्या है। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो अजय ने क्या बताया? अजय का जवाब मतलब चौंकाने वाला था। हाँ, उसने कहा भाई सीक्रेट सैलरी नहीं है। तो फिर? पिछले 10 साल से ना वो 10,000 रुपए की म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहा था। अरे वाह, 10 साल से? हाँ, और उस निवेश की वजह से उसका पोर्टफोलियो तब तक कोई 25 लाख का हो चुका था। अच्छा, 10,000 रुपए महीने से 10 साल में 25 लाख, कमाल है ना? तो ये कहानी सीधे मतलब मुद्दे पर ले आती है कि शायद ये सिर्फ मोटी तनख्वाह वालों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन लेख ये भी कहता है कि सबसे पहली चीज जो बदलनी है वो है हमारी सोच। सोच मतलब ये कि पैसा कमाना एक बात है और पैसे को बढ़ाना वो बिल्कुल दूसरी बात है, दूसरा हुनर है। हाँ सही कहा। और लेख ना एक बहुत जरूरी चीज पकड़ता है। हमारी आदत क्या होती है? क्या? खर्च पहले बचत बाद में, है ना? हाँ बिल्कुल, जो बच गया वो सेव कर लिया। एग्जैक्टली। लेख कहता है इसको पलटना पड़ेगा, निवेश पहले खर्च बाद में। ये पहली रुकावट है। और इसके अलावा वो जल्दी अमीर बनने की चाहत, मतलब रातों रात। हाँ वो तो है। और एक डर भी होता है लोगों में, शेयर बाजार का, म्यूचुअल फंड का, कि पता नहीं क्या है, पैसा डूब गया तो। सही बात है, अनजाना डर। हाँ। तो ये सोच बदलना ये पहला कदम है। इसमें एक और बात है शायद, लेख के हिसाब से हमारा दिमाग ना वो फौरन फायदे के लिए बना है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ। तो ये 15 साल तक इंतजार करना, धीरज रखना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। शायद असली लड़ाई यही है,
बाजार के गिरने चढ़ने से भी ज्यादा बड़ी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ बाजार का डर नहीं है, ये अपने मन से लड़ाई है। 15 साल सुनने में बहुत लंबा लगता है, पर लेके एक बात याद दिलाता है। क्या? कि 15 साल तो गुजर ही जाएंगे ना। हाँ। सवाल यह है कि आप उन 15 सालों का करते क्या है। वाह, ये बात तो सोचने वाली है। ठीक है, मान लिया सोच बदल ली, पर क्या गणित साथ देता है? मतलब सच में 15,000 रुपए महीने की SIP, 15 साल, 1 करोड़, थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? देखिए, गणित के हिसाब से ये बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा। हाँ, और इसका जो बेसिस है वो है जिसे लेख कहता है, कंपाउंडिंग का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, सुना तो है इसके बारे में, ब्याज पर ब्याज। बिल्कुल। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई 15,000 रुपए हर महीने लगा रहा है, ठीक है, 15 साल तक, और उसे मान लीजिए औसतन 12% का रिटर्न मिला सालाना। 12%? ये मिलता है क्या? देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय में, मतलब 10-15 साल में ऐतिहासिक रूप से ऐसा रिटर्न मिला है। गारंटी तो नहीं होती, बाजार है, पर हाँ, ये एक रियलिस्टिक उम्मीद है। ओके। तो 15,000, 15 साल, 12%। तो कैलकुलेशन के हिसाब से वो रकम बढ़कर करीब 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। क्या बात है! मतलब जमा कितने हुए? 15,000 गुणा 180 महीने, ये हुए 27 लाख। हाँ, जमा हुए सिर्फ 27 लाख, और वो बन गए करीब 1 करोड़। यही तो कंपाउंडिंग की ताकत है। आपका पैसा और उस पैसे ने जो कमाया वो रिटर्न, दोनों मिलकर आगे और कमाते हैं। अच्छा। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का गोला होता है ना। हाँ। जब वो पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है तो छोटा होता है, पर जैसे जैसे नीचे आता है वो और बर्फ लपेटता जाता है और तेजी से बड़ा होता जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसा लेख में भी कहा है। क्या है वो 3 चीजें? पहला, धैर्य, पेशेंस। दूसरा, अनुशासन, डिसिप्लिन। मतलब SIP को ऐसे मानना जैसे बिजली का बिल है, हर महीने देना ही देना है। हाँ, बिल्कुल EMI की तरह। हाँ, EMI की तरह। और तीसरा, सही दिशा, मतलब सही निवेश चुनना। लेकिन वो 12% वाली बात, कई लोग सोचेंगे बाजार तो गिरता भी है, तो फिर ये औसत कैसे काम करता है? कभी कम, कभी ज्यादा? बिल्कुल सही सवाल है। ये 12% औसत है। किसी साल 20% भी मिल सकता है, किसी साल -5% भी हो सकता है। तो फिर? तो यहीं पर SIP का एक और बड़ा फायदा सामने आता है। अच्छा। क्या? उसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है जब बाजार गिरता है और यूनिट सस्ती हो जाती हैं, तो आपके उतने ही 15,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। अच्छा। और जब बाजार महंगा होता है, चढ़ा हुआ होता है, तो कम यूनिट्स आती हैं। हाँ। तो लंबे समय में क्या होता है, आपकी जो औसत खरीद कीमत है प्रति यूनिट, वो कम हो जाती है। अरे वाह! मतलब बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे, इस टेंशन से मुक्ति। काफी हद तक हाँ, ये बाजार की टाइमिंग वाले सिरदर्द से बचाता है। आम निवेशक के लिए ये बहुत अच्छा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब SIP सिर्फ पैसे जोड़ने की आदत नहीं डालती, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव को भी हमारे फायदे में इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, SIP अनुशासन लाती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देती है। और एक और अच्छी बात, आप बहुत छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। कितनी छोटी? अरे 500 या 1000 रुपए महीने से भी। सच में? 500 से? हाँ। लेख में सीमा नाम की एक स्कूल टीचर का उदाहरण है। सैलरी थी कोई 25,000 रुपए। हाँ। उसने 5,000 की SIP शुरू की। अच्छा। 15 साल तक करती रही। तो 15 साल बाद उसके पास करीब 30 लाख रुपए जमा हो गए थे। 5,000 महीने से 30 लाख? हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत करना और टिके रहना कितना जरूरी है। रकम छोटी हो चलेगा। और वो जल्दी शुरू करने वाली बात लेख में रमेश और सुरेश का उदाहरण था शायद, वो क्या था? हाँ, वो कंपाउंडिंग में समय के महत्व को दिखाता है। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। बताइए ना। तो रमेश ने 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू की। ठीक है। और सिर्फ 15 साल तक की, मतलब 40 की उम्र तक, फिर बंद कर दी। पैसा निकालना नहीं, बस SIP बंद कर दी। ओके, 15 साल निवेश किया। हाँ। अब सुरेश, उसने 35 की उम्र में शुरू किया, देर से। 10 साल बाद। हाँ, उसने भी 5,000 रुपए महीने की SIP की, लेकिन उसने 25 साल तक की, मतलब 60 की उम्र तक। अच्छा, तो सुरेश ने ज्यादा पैसा लगाया और ज्यादा समय तक लगाया। हाँ, आप तो यही सोचेंगे कि सुरेश के पास ज्यादा पैसा होगा। बिल्कुल। लेकिन नतीजा उल्टा था। क्या? 60 साल की उम्र में रमेश का पैसा सुरेश से कहीं ज्यादा था। सीरियसली? कितना? रमेश के पास बने करीब 3.5 करोड़। 3.5 करोड़? उसने तो सिर्फ 15 साल पैसे डाले थे। हाँ, और सुरेश, जिसने 25 साल पैसे डाले,
उसके बने करीब 2 करोड़। अरे बाप रे, इतना फर्क सिर्फ 10 साल जल्दी शुरू करने का। बिल्कुल, ये है कंपाउंडिंग की असली ताकत। उसे काम करने के लिए समय चाहिए। जितना ज्यादा समय उतना बड़ा जादू। इसीलिए लेख कहता है जल्दी शुरू करो, चाहे छोटी रकम से करो। और वो स्टेप अप SIP वाली बात भी थी शायद। हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है। स्टेप अप SIP मतलब हर साल अपनी SIP की रकम थोड़ी बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए 5% या 10%। अगर सैलरी बढ़ती है तो थोड़ा निवेश भी बढ़ा दिया है। अच्छा। इससे वो जो 1 करोड़ का लक्ष्य है उस तक पहुंचना और आसान हो जाता है, या शायद जल्दी पहुंच जाएं। ये बात तो सही है। ठीक है, तो SIP समझ आ गया, कंपाउंडिंग का जादू भी देख लिया, जल्दी शुरू करना है ये भी पक्का हो गया। लेकिन अब वो सबसे मुश्किल सवाल। कौन सा? इतने सारे हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं बाजार में, सही कैसे चुने? ये तो मतलब जंगल में खो जाने जैसा है। हाँ, ये वाकई एक चुनौती लगती है शुरू में, लेकिन इसे थोड़ा आसान करने की कोशिश करता है। कैसे? सबसे पहले तो ये समझना है कि हर फंड का ना एक मकसद होता है और एक रिस्क लेवल होता है। ठीक है। मोटे तौर पर 3 तरह के फंड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, इक्विटी फंड्स। इक्विटी मतलब? शेयर बाजार वाले। हाँ, ये ज्यादातर पैसा कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं। इनमें बढ़ने की संभावना मतलब ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन रिस्क? हाँ, रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। ये फंड्स लंबे समय के लक्ष्यों के लिए ठीक रहते हैं, जैसे 10-15 साल या उससे ज्यादा। ओके। दूसरा डेट फंड्स। डेट फंड्स। हाँ, ये पैसा लगाते हैं बॉन्ड्स में, सरकारी योजनाओं में, मतलब ज्यादा सुरक्षित जगहों पर। अच्छा। इनमें रिस्क कम होता है, तो रिटर्न भी इक्विटी जितना नहीं होता, पर अक्सर FD वगैरह से बेहतर मिल जाता है। तो ये किसके लिए ठीक है? ये कम समय के लक्ष्यों के लिए, या जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए ठीक है। और तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड मतलब मिक्स। बिल्कुल, ये इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं, तो ये रिस्क और रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस ये देख लें कि फंड इक्विटी है, डेट है या हाइब्रिड, हो गया। या और भी कुछ देखना पड़ता है? लोग तो अक्सर पिछले साल किसने कितना रिटर्न दिया ये देखकर कूद पड़ते हैं। हाँ, और यही सबसे आम गलती है। लेख भी यही कहता है, सिर्फ पिछला रिटर्न देखना काफी नहीं है। तो और क्या देखें? कुछ और जरूरी चीजें हैं। जैसे? एक तो आपका लक्ष्य क्या है और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, हॉराइजन जिसे कहते हैं। हाँ, टाइम। लक्ष्य जितना दूर होगा उतना ज्यादा आप इक्विटी का रिस्क शायद ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, आपकी रिस्क लेने की क्षमता, मतलब रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क आराम से झेल सकते हैं। रात को नींद आ जाती है या बाजार गिरने पर बेचैनी होती है। हाँ, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, अपनी क्षमता के हिसाब से फंड चुने। फिर फंड का प्रदर्शन देखना है। पर आपने कहा सिर्फ पिछला रिटर्न नहीं देखना। हाँ, सिर्फ 1 साल का नहीं, कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल का रिकॉर्ड देखें। क्या फंड लगातार अच्छा कर रहा है? कंसिस्टेंसी जरूरी है। ओके, कंसिस्टेंसी। और फिर देखिए फंड का खर्चा, एक्सपेंस रेशियो। हर फंड को मैनेज करने की एक फीस होती है। हाँ, ये जितनी कम हो उतना आपके रिटर्न के लिए अच्छा है। ठीक है, खर्चा कम हो। और एक चीज, फंड साइज या AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत छोटा फंड है तो शायद स्थिर ना हो, और अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा फंड है तो हो सकता है वो उतना लचीला ना हो, तेजी से मूव ना कर पाए। तो एक ठीक ठाक साइज बेहतर माना जाता है। बाप रे, इतनी सारी चीजें देखनी है। देखिए, ये चेकलिस्ट नहीं है, ये अपनी जरूरत और फंड की प्रोफाइल को मिलाने जैसा है। अच्छा। आपको समझना है कि आप कहां जाना चाहते हैं, मतलब आपका लक्ष्य, कितनी तेजी से जा सकते हैं, मतलब आपकी रिस्क क्षमता, और कौन सी गाड़ी यानी कौन सा फंड आपको वहां सही सलामत पहुंचाएगा। लेख में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कोई युवा है तो शायद ज्यादा इक्विटी वाला मिक्स ठीक रहेगा। हाँ। कोई परिवार वाला है, बच्चे हैं, तो शायद थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच जैसे फ्लेक्सी कैप फंड। और रिटायरमेंट के करीब? हाँ, जो रिटायरमेंट के करीब है उसके लिए शायद सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, तो डेट फंड या कम इक्विटी वाले हाइब्रिड फंड बेहतर हो सकते हैं। समझ गई। और वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात, कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मतलब अपना पैसा थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में बांटना, या इक्विटी में भी अलग अलग तरह की कंपनियों में लगाना, बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में। इससे क्या होता है? इससे रिस्क बढ़ जाता है। अगर एक जगह परफॉर्म नहीं कर रही तो शायद दूसरी जगह कर ले। ठीक है।
लेकिन लेख में ये भी था कि ज्यादा डाइवर्सिफाई भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा फंड्स ले लेना। मान लीजिए 10-15 फंड्स, कहता है 3 से 5 अच्छे अलग अलग तरह के फंड्स काफी हो सकते हैं। अच्छा, 3 से 5 फंड्स, ठीक है, चलिए मान लिया। सही फंड चुन लिया, SIP भी टाइम पे जा रही है। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक, वो 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों होता है? लेख के मुताबिक आम गलतियां क्या हैं? यहाँ पर वो साइकोलॉजी कैसे काम करती है? हाँ, ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। जानना एक बात है और इस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। सही। लेख कुछ आम गलतियों की बात करता है जो अक्सर हमारी भावनाओं, हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं। जैसे कि? सबसे पहली, अधीरता, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लोग 1-2 साल में ही बड़े रिटर्न की उम्मीद करने लगते हैं। हाँ। और जब नहीं मिलता तो निराश होकर छोड़ देते हैं या फंड बदल देते हैं, जबकि ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और दूसरी बड़ी गलती, डर, फियर। जब बाजार गिरता है, हाँ, तो लोग डर के मारे SIP रोक देते हैं। या और भी बुरा, अपना पैसा नुकसान में निकाल देते हैं। अरे, ये तो सबसे बड़ी गलती लगती है। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। जबकि लेख कहता है गिरावट तो लंबे समय के निवेशक के लिए खरीदने का सुनहरा मौका है। हाँ। सस्ती यूनिट्स मिलती हैं। वाह, उल्टा सोचना है। बिल्कुल। फिर आता है लालच, ग्रीड। लालच कैसे? किसी फंड ने पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो बस सारा पैसा उसी में लगा दिया बिना सोचे समझे। हाँ, ये होता है। या बाजार थोड़ा सा बढ़ा तो जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लिया, लंबे समय का सोचा ही नहीं। और अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। SIP चल रही है लेकिन बीच में कोई और खर्च आ गया या मन किया तो पैसे निकाल लिए, लक्ष्य पूरा होने से पहले ही। हाँ, ये भी होता है। और एक, गलत सलाह पर अमल करना। किसी दोस्त ने कह दिया या WhatsApp पर कोई टिप आ गई, हाँ, और उसी पर भरोसा करके निवेश कर दिया। तो ये सब तो मतलब बहुत मानवीय भावनाएं हैं। डर, लालच, सब्र ना होना, इनसे कैसे निपटा जाए? क्या माइंडसेट चाहिए इस पूरे सफर के लिए? बिल्कुल। लेख कहता है कि सफल निवेशक बनने के लिए ना कुछ मानसिक गुण बहुत जरूरी है। क्या? पहला और सबसे जरूरी, धैर्य, पेशेंस। ये विश्वास कि समय के साथ पैसा बढ़ेगा, 10-15 साल तक टिके रहने का संयम। धैर्य। दूसरा, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आंधी आए तूफान आए, अपनी SIP चालू रखनी है। अनुशासन ही कुंजी है। ठीक है, अनुशासन। तीसरा, लक्ष्य पर फोकस रखना, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आप ये पैसा जोड़ क्यों रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना है। जब लक्ष्य साफ होता है ना तो भटकने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। चौथा, नजरिया बदलना। बाजार के उतार चढ़ाव को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना। मौका। गिरावट में खरीदने का, हाँ, और चढ़ाव में अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का। और पांचवा, लंबी अवधि की सोच रखना, लॉन्ग टर्म विजन। रोज रोज की खबरों, शोर शराबे पे ध्यान नहीं देना। लेख में राहुल और संजय की कहानी थी। राहुल जो चुपचाप हर महीने अपनी SIP करता रहा, चाहे बाजार कैसा भी हो, और संजय जो बाजार देखकर कभी SIP रोकता, कभी चलाता। तो आखिर में राहुल संजय से कहीं आगे निकल गया। फर्क सिर्फ सोच का था, अनुशासन का था। कमाल है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि ये 15 साल में करोड़पति बनना कोई लॉटरी या तुक्का नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर आसान भी नहीं है। ये गणित, अनुशासन और मनोविज्ञान तीनों का मेल है। मुख्य बातें क्या हैं? जल्दी शुरू करें, हाँ, नियमित निवेश करें, हो सके तो स्टेप अप SIP करें। ठीक है। अपनी जरूरत और रिस्क क्षमता समझकर सही फंड चुनें और सिंपल रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। हाँ, 3-5 फंड्स। बिल्कुल। फिर कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए समय दें, कम से कम 10-15 साल। धैर्य रखें। हाँ, और सबसे जरूरी, भावनाओं में बहकर, डर या लालच में आकर गलतियां ना करें। अनुशासित रहें, स्टिक टू द प्लान। बिल्कुल। लेख की एक लाइन मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर गई। कौन सी? उसमें लिखा था 15 साल तो वैसे भी निकल ही जाएंगे। फर्क इतना है कि या तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ होगा या फिर बस काश कहने को। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। 15 साल गुजर जाएंगे, पर नतीजा क्या होगा
ये आज के फैसलों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इससे कुछ दिशा मिली होगी। जरूर मिली होगी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं पैसा कमाने और बचाने के आसान तरीके, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए पैसा मशीन, आपका अपना फाइनेंस गुरु।